नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम संविधान और राज्य व्यवस्था की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं एक एक कॉन्सेप्ट को डील करूंगा। जब आप सीजीपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं तो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था। सिलेबस में एक लाइन में लिख दिया है कि भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अब हमको समझना है कि संविधान क्या होता है और राज्य व्यवस्था क्या होता है। केवल आप संविधान पढ़ के जाते हैं तो इनरिलेवेंट है, अप्रासंगिक है, या केवल आप राज्य व्यवस्था पढ़ के जाते हैं तो ये भी अप्रासंगिक है, क्योंकि आपके सिलेबस में दोनों दिया हुआ है, इसलिए हमको दोनों पढ़ना है। तो आइए समझते हैं कि संविधान क्या होता है और राज्य व्यवस्था क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। देखो, पहले हम समझते हैं संविधान क्या होता है। संविधान किसे कहते हैं? ऐसा दस्तावेज जिसमें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य, ऐसा दस्तावेज जिसमें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य तथा नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लेख संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य तथा नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लेख हो। इन सब के वर्णन करने वाली किताब को ही संविधान कहा जाता है। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, इन सब के वर्णन करने वाली किताब को ही संविधान कहा जाता है। देखो, संविधान एक सैद्धांतिक पाठ होता है। मान लो संविधान है, संविधान में सरकार के अधिकार क्या होंगे तथा उनके कर्तव्य क्या होंगे। एक उसी तरह नागरिकों के अधिकार क्या होंगे तथा उनके कर्तव्य क्या होंगे। इन सब का वर्णन करने वाली किताब को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इस संविधान जो है भारत का सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च कानून मतलब संविधान के नीचे ही आपके राष्ट्रपति कार्य करते हैं। संविधान के नीचे ही राष्ट्रपति है। संविधान के नीचे आपके सुप्रीम कोर्ट है एंड हाई कोर्ट है। संविधान के नीचे आपके प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। मतलब हमारे भारत के सर्वोच्च कानून संविधान है। संविधान के आधार पर ही शासन व्यवस्था संचालित किया जाता है। क्लियर? अब हम समझते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या होता है। तो देखते हैं राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, आखिर क्या होता है राज्य व्यवस्था। देखो, राज्य व्यवस्था को इंडियन पॉलिटी कहा जाता है। क्या होता है ये? संविधान की व्यवहारिक रूप को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। राज्य व्यवस्था कहा जाता है। संविधान के व्यवहारिक रूप को ही राज्य व्यवस्था कहा जाता है। मतलब संविधान एक थ्योरेटिकल पार्ट है और राज्य व्यवस्था अप्लाइड फॉर्म है।
संविधान के अप्लाइड फॉर्म को ही राज्य व्यवस्था कहा जाता है। इसमें मूलतः 3 तत्व शामिल होते हैं। इसमें मूलतः 3 तत्व शामिल होते हैं। राज्य व्यवस्था में मूलतः 3 तत्व शामिल होते हैं। वो तत्व क्या क्या है? देखो, संसद के कानून राज्य व्यवस्था का पार्ट है। न्यायालय के निर्णय राज्य व्यवस्था के पार्ट है। जितने भी संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सब के सब इंडियन पॉलिटी के पार्ट है। अब ये संसद के कानून क्या होता है? आखिर हमें संसद के सभी कानून को पढ़ना है? नहीं दोस्तों, संसद के सभी कानून को नहीं पढ़ना है। जो करेंट के मुद्दा है उसी कानून को पढ़ना है, और जो हमारे संविधान के किसी आर्टिकल से संबंधित हो उन कानूनों को पढ़ना है। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि राज्य व्यवस्था क्या होता है। मान लो आपके संविधान, आपने पढ़ा होगा, आपके संविधान में अनुच्छेद 17, आपका संविधान के अनुच्छेद 17 में, और आपके राज्य व्यवस्था, ये राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था। जब संविधान के अनुच्छेद 17 को हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है अनटचेबिलिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस, मतलब अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। इतना लिखा हुआ है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 को आप पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किया जाता है, तो छुआछूत करने पर दंड का प्रावधान है। अब प्रश्न ये उठता है कि छुआछूत, ये अस्पृश्यता क्या होता है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है? ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है। किसे कहते हैं अस्पृश्यता? इसका मानक क्या होगा? हाल ही में आपने देखा कोरोना क्राइसिस में हम लोगों से दूर रहे थे, क्या ये अनटचेबिलिटी की परिभाषा में आएगा? इसको परिभाषित तो करना पड़ेगा। प्लस इसमें दंडनीय अपराध लिखा हुआ है। कितने साल का सजा हो सकता है? दंड क्या दिया जाएगा, और दंड का रूप क्या होगा? दंड का रूप क्या होगा? ये संविधान में व्याख्या नहीं किया गया है। तो कहाँ इसको व्याख्या किया गया है? राज्य व्यवस्था में। राज्य व्यवस्था में बताया गया है। राज्य व्यवस्था में हमारे संसद ने कानून का निर्माण किया है। जैसे क्या कानून बनाया है? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। बाद में इसका नाम चेंज करके 1975-76 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1975 हो गया है। लेकिन ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अर्थ क्या होगा। आखिर अस्पृश्यता किसे कहा जाता है? इसमें अर्थ बताया गया कि देखो ये इसमें मानक तय किया गया है, ये अस्पृश्यता की परिभाषा में आएंगे। अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करते हैं तो उसका दंड क्या होगा, दंड का प्रावधान क्या होगा, इसमें परिभाषित किया गया है। और हमारे संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। क्लियर? अब हम समझते हैं कि संसद के नियम क्या होते हैं, ये न्यायालय के निर्णय क्या होते हैं। तो समझते हैं न्यायालय के निर्णय क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ये जजमेंट देते रहते हैं, निर्णय देते रहते हैं। क्या कि कभी कभी मौलिक अधिकार डिक्लेयर कर देते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार डिक्लेयर कर देता है ना।
जैसे आपने सुना होगा संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 के क्लॉज ए में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से वाक एवं अभिव्यक्ति में क्या क्या मौलिक अधिकार होंगे निर्णय दिया है। जैसे इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। किस आर्टिकल को बेस बनाया गया है? आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज 1। प्रेस की स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आया कि ये हमारा मौलिक अधिकार, ये राज्य व्यवस्था है ना। जैसे इंटरनेट की स्वतंत्रता, इंटरनेट की स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकार है। हाल ही में 2019 में गुलाम नबी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया आर्टिकल 19 को ही बेस बनाकर कि इंटरनेट भी आपके मौलिक अधिकार है। ये जजमेंट से कर रहे हैं, ये जजमेंट से आ रहे हैं, संविधान में नहीं लिखा हुआ है। कहीं भी संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, इंटरनेट की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया है कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, इंटरनेट की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। जैसे आपने आर्टिकल 21 पढ़ा होगा, आर्टिकल 21 पढ़ा होगा। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। सामान्य भाषा में से जीवन का अधिकार कहा जाता है। जीवन का अधिकार कहा जाता है, जीवन का अधिकार। अब प्रश्न ये उठता है कि जीवन का मतलब क्या है? ये जीवन का मतलब क्या है? जीवन, संविधान में जीवन को परिभाषित नहीं किया गया है। आखिर जीवन क्या है? जीवन के 2 तरह से व्याख्या किया जा सकता है। एक बायोलॉजिकल फॉर्म में, जो सीमित अवधारणा है बायोलॉजिकल फॉर्म में, और दूसरा फिलोसफिकल फॉर्म में। फिलोसफिकल फॉर्म, दार्शनिक अवधारणा से। जब आप बायोलॉजिकल फॉर्म में जीवन को परिभाषित करते हैं, जीवन क्या है? अब सोचिए, जैसे कि एक व्यक्ति है, फटा कपड़ा पहनता है, गंदे नाले का पानी पीता है और जूठन से खाना खाता। सोचो ऐसा कोई व्यक्ति है ना। अगर उसको आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर को ले जाकर दिखाएंगे, बताओ इस व्यक्ति के अंदर जीवन है कि नहीं है, तो डॉक्टर बोलेगा यस, इसके सांसें तो चल रही है, इसके अंदर जीवन है। ये सीमित व्याख्या हो गया, फिलोसफिकल, सीमित, इसके अंदर जीवन है। लेकिन आप फिलोसफी के नजरिए से देखेंगे, दार्शनिक नजरिए से, अब उसी व्यक्ति को आप किसी दार्शनिक व्यक्ति को दिखाएं, बताओ इसके अंदर जीवन है, तो आप दार्शनिक व्यक्ति क्या बोलेगा? ये जीना भी कोई जीना है, इसके अंदर जीवन नहीं है। जीवन में क्या? अच्छा हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, ये होता है जीवन। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका व्यापक व्याख्या किया है, व्यापक रूप से इसका व्याख्या किया सुप्रीम कोर्ट ने। मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन की परिभाषा को दार्शनिक रूप दिया है। जीवन की परिभाषा दार्शनिक रूप से व्याख्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये सब के सब राज्य व्यवस्था के पार्ट है। अब
अब अगर हम समझते हैं कि राज्य व्यवस्था में संस्थाएं भी हैं, क्या क्या संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं को हमको पढ़ना होता है। आइए समझते हैं कि संस्थाएं क्या क्या हैं। संस्थाएं 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 क्या क्या हो सकती है। एक होती है आपके संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं। दूसरा होती है असंवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक असंवैधानिक संस्थाएं। और तीसरा होती है गैर संवैधानिक संस्थाएं। तीसरा होती है गैर संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं दो प्रकार के और होती हैं। तो दो प्रकार होती हैं, एक होती है सांविधिक संस्थाएं और एक होती है कार्यकारी संस्थाएं। कार्यकारी संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है? ऐसी संस्थाएं जिसका जिक्र संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में है, मतलब वे संस्थाएं जिसके बारे में संविधान में वर्णित हो, वे संवैधानिक संस्थाएं कहलाते हैं। जैसे चुनाव आयोग, वित्त आयोग, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। इन सब का उल्लेख चुनाव आयोग, वित्त आयोग, ST/SC आयोग, इन सब का उल्लेख संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में है, इसलिए ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। असंवैधानिक संस्थाएं क्या है? असंवैधानिक संस्थाएं उसे कहते हैं जो बिल्कुल संविधान के विरुद्ध हो, संविधान के अगेंस्ट हो। असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है, जैसे नक्सलिज्म, टेररिज्म, ये संविधान के विरुद्ध संस्थाएं हैं। नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी संस्थाएं ये असंवैधानिक संस्थाएं हैं। गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है? ऐसी संस्थाएं जिसका उल्लेख संविधान में तो नहीं है, लेकिन संविधान के विरुद्ध भी नहीं है। गैर संवैधानिक संस्थाएं संविधान के उद्देश्यों को पूरा करता है, संविधान के गोल को पूरा करता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सांविधिक और कार्यकारी। सांविधिक ऐसी संस्थाएं जिसका गठन संसद ने अधिनियम के माध्यम से किया है, संसद ने कानून बनाकर कोई संस्था बनाया हो, सांविधिक संस्थाएं। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक संस्थाएं हैं। जब ये सांविधिक संस्थाएं हैं तो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसे अल्पसंख्यक आयोग गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी संसद ने अपने अधिनियम से किया है, एक कानून पास करके अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। ये सांविधिक संस्थाएं हैं। कार्यकारी संस्थाएं क्या होती हैं? कार्यकारी संस्थाएं उसे कहा जाता है जब मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा गठन होता है। जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है कोई बॉडी गठन करने का, तो राष्ट्रपति एक कार्यकारी आदेश जारी करता है। जैसे नीति आयोग एक कार्यकारी संस्थाएं हैं। जब नीति आयोग कार्यकारी संस्थाएं तो ये गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, मतलब नीति आयोग का जिक्र संविधान में नहीं है, संविधान के किसी भी आर्टिकल में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन ये संविधान के विरुद्ध भी नहीं है। ये संविधान के संगत है। संविधान में जो उद्देश्यों की बात की गई है, संविधान में जिन मूल्यों की बात की गई है, उन मूल्यों को पूरा करने के लिए इन संस्थाओं का गठन किया जाता है। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से संविधान के समझ को डेवलप करूंगा, आपके सोच को बढ़ा दूंगा कि कैसे पढ़ा जाता है पॉलिटी को। आप मुझे फॉलो करो, आपके एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बिल्ड कर दूंगा,
आपके सोचने के तरीका को मैं बढ़ा दूंगा, कैसे सोचा जाता है। नेक्स्ट हम संविधान के भाग क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, अनुसूची क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।